वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सर दर्द के हवाले से बात करते हैं क्योंकि ये आम है मगर एक अहम तिबी मसला भी है जो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़ी आबादी को मुतासर करता है। पाकिस्तान में की गई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 76% बालिग अफराद साल में कम अज़ कम एक बार सर दर्द का तजुर्बा ज़रूर करते हैं, जिनमें टेंशन टाइप हेडेक तकरीबन 44% है और माइग्रेन तकरीबन 22% सबसे आम इकसाम है। अब सर दर्द की वजूहात हम आज के सेगमेंट में जानेंगे। हालिया इंफॉर्मेशन से ये बात साबित हुई है कि फ़िज़ियोथेरेपी सर दर्द के इलाज में एक मौसर, महफूज और बग़ैर दवाइयों के तरीका है जिससे दर्द की शिद्दत और दुरानिये में नुमाया कमी लाई जा सकती है। इसलिए सर दर्द के मौसर इलाज में फ़िज़ियोथेरेपी का किरदार नहायत अहम समझा जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे सर दर्द को जो है ना भगाया जा सकता है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शम्सुल हक मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं। डॉक्टर शम्स, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन। डॉक्टर शम्स, सर दर्द एक ऐसा मसला है जो होता तो यहाँ पे है लेकिन वो पूरा हमें मफलूज कर देता है। वो दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये सच है। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। हाँ। नॉट एवरी टाइप इज़ लाइक, हर टाइप ऐसी नहीं है कि जो आपको इस लेवल तक ले आए, इतनी सिवेरिटी और इतनी शिद्दत तक ले आए कि आप मुकम्मल तौर पर फील करेंगे दैट यू कैन नॉट बी एक्टिव। आप रह सकते हैं एक्टिव। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो सिवियर हैं, कुछ ऐसी हैं जो इतनी सिवियर नहीं हैं। जैसे आपने अभी एक टेंशन टाइप हेडेक की बात की, इसके साथ माइग्रेन है, इसके साथ क्लस्टर हेडेक है, और फिर इसके साथ एक आजकल जो बहुत कॉमन देखी गई है और लोग इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कैजुअल लेते हैं, दैट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अच्छा, फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा रोल जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक में है। मतलब गर्दन से दर्द आ रहा है सर के अंदर, तो वो कैसे, सर्वाइकल स्पाइन से आ रहा है, किस साइड से आ रहा होगा? मैं वो शेयर करता हूँ। इन चारों टाइप्स में मैं सीधी सीधी टिप्स शेयर करूंगा जो लोगों को समझने में आसानी हो। जब भी गर्दन से यानी सर्वाइकल स्पाइन से दर्द आएगा तो वो आपकी स्कल के निचले हिस्से से, जिसको हम ऑक्सीपिट कहते हैं, यहां से शुरू होगा और वो हमेशा एक तरफ रहेगा, यूनिलैटरल रहेगा। अच्छा, एक तरफ रहेगा और फ्रंटोपैरेटल यानी ये वाला हिस्सा, और टेम्पोरल, सॉरी, ये साइड वाला हिस्सा, यहां पर ज्यादा दर्द आ रही होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, गर्दन के पिछले हिस्से से सही है ऊपर की जानिब आएगा और एक तरफ रहेगा। ठीक है। लेकिन जो टेंशन टाइप हेडेक है, ये दोनों तरफ रहती है। ओके। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक तरफ आए। ठीक है। ठीक। और अगर हम तीसरी टाइप माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन जो है वो अपनी साइड शिफ्ट करती है, कभी एक तरफ होगी, कभी दोनों तरफ होगी। और माइग्रेन का जो पेन कैरेक्टर है, ये याद रखना है, माइग्रेन के पेन कैरेक्टर में थ्रॉबिंग पेन आती है, वेव्स की फॉर्म में पेन आती है। अचानक बढ़ी, कम हो गई, अचानक बढ़ी, कम हो गई। सो दैट इज समथिंग। जब वो बढ़ती है, कम होती है, तो उस माइग्रेन के साथ एक और कैरेक्टर ऐड होता है, वो है नौजिया। साथ ही साथ जो है ना, वो दिल घबराना शुरू कर देता है, वॉमिट का फील आना शुरू हो जाता है। तो ये माइग्रेन के क्लासिक फीचर्स हैं। फिर माइग्रेन जो है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकती है, एंड दैट इज समथिंग कि फौरन पेशेंट को फिर ये सिविरिटी है, ये शिद्दत है, यहां जाकर उसको लेटना पड़ेगा, सुपाइन में जाना है उसने, और उसने फौरन कोई ना कोई मेडिकेशन लेनी है जो डॉक्टर ने उसको, न्यूरोसर्जन ने प्रिस्क्राइब की हुई है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करें टेंशन टाइप हेडेक की। तो टेंशन टाइप हेडेक जो होती है, जो दोनों तरफ मैंने बोला है, वो एक तरफ नहीं रहेगी, वो दोनों तरफ रहेगी और डिफ्यूज पेन होगी। अच्छा, डिफ्यूज पेन है कि डल है, पेशेंट को समझ नहीं आ रही होगी लेकिन दर्द हो रही है और वो अपने रोजमर्रा के काम शाम भी कर रहा है, मॉडरेट लेवल की रहती है और चलती रहती है। ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं ना सर्वाइकोजेनिक हेडेक की, तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के एक्चुअली जो वजह हैं वो बड़ी थोड़ी जरा प्रॉब्लमैटिक है। वजह इस तरह की है कि वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। उसमें या तो ज्वाइंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें या तो नर्व इन्वॉल्व है या मस्कुलेचर इन्वॉल्व है। जिस तरह आपने अभी कहा कि पट्टे खिंच जाने की वजह से भी दर्द हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है। क्यों होती है? C1, C2, C3 यानी गर्दन के जो पहले 3 मोहरे हैं, उन 3 मोहरों
से जो नसें निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं, असल में उनमें वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब उस पे दबाव आता है या वो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट आर्थराइटिक होना शुरू हो जाता है, आर्थ्रोपैथी में जाता है, यानी वीक होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज ओवर यूज, आप मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल के बैठे और ओवर यूज में चले गए हैं, फिर वो पेन के रिसेप्टर एक्टिव होते हुए एक तरफ आपको दर्द देना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि इसकी वजह या तो ज्वाइंट से लिंक है या फिर मसल से, तो मसल वाली तो हम हैंडल कर जाएंगे, स्पैज़म है, खिंचाव है, बड़ी आसानी से हम उनको एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो ज्वाइंट वाली होगी वो टाइम लेगी। उसमें फिर साथ में मैनुअल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। मैनुअल थेरेपी यहाँ पे यानी आपको फिर एक थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। वो फिर थ्रस्ट के थ्रू, आजकल की जुबान में बोलूं तो कड़ाके निकाल के, ठीक है, वो फिर कड़ाके निकाल के वो थ्रस्ट के थ्रू वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स प्रॉपर हो जाएंगी तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए कि जब भी गर्दन से दर्द आएगा सर्वाइकोजेनिक हेडेक होगा, जब भी आपको दोनों तरफ दर्द होगा टेंशन टाइप होगा, और जिस वक्त आपकी साइड बदलना शुरू होगी, कभी इधर हो रहा है कभी इधर, वो माइग्रेन है। और एक और टाइप है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, ऑर्बिट में पेन आती है, यहाँ सिर्फ आपकी ये वाली साइड, आंख और सुप्रा ऑर्बिटल और जितने इसके इर्द गिर्द के एरियाज है, यहाँ पर पेन आती है। और इसकी भी सिवेरिटी अच्छी खासी है। इसके साथ आंख में से पानी लाजमी निकलता है, लैक्रिमेशन उसको हम कहते हैं, शुरू हो जाती है। टॉसिस, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे आंख जो है ना वो एक तरफ को मुड़ रही है, ठीक है, तो उसकी रीजन कुछ और है। अच्छा, फिर उसमें आपको प्रोबेबली किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है कि वो इसका एक्चुअल कॉज रूल। अच्छा, माइग्रेन और जो दूसरे वाली है जो हमारी ये पीछे से आ रही होती है, ये बहुत से लोग मेरे ख्याल से इसको कंबाइन कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि अगर सिर्फ एक साइड पे हो रही है ना तो वो आपकी माइग्रेन ही है। जैसे आपने कहा कि माइग्रेन चेंज भी हो सकती है, शिफ्ट करती है, ये शिफ्ट करती है, लेकिन हमें ये लगता है कि सिर्फ एक ही साइड पे है तो वो सिर्फ माइग्रेन ही है, हम उसको माइग्रेन ही एड्रेस कर रहे होते हैं। नहीं, मैं इसमें एक और कैरेक्टर बता देता हूँ फिंगर टिप्स पे याद करने के लिए। एक तो मैंने कहा माइग्रेन शिफ्ट चेंज करेगी, और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी पेन जो है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, बहुत बढ़ती है और कम होती है। सर्वाइकोजेनिक ऐसी नहीं होती। सर्वाइकोजेनिक नॉन थ्रॉबिंग है, नॉन पल्सेटिंग है, यानी ये ना तो इस तरह से वेव्स में आती है और ना इस तरह पल्सेस बनाती है, ये भी डिफ्यूज हो रही होती है, बस आपको दर्द है और दर्द रह रही है। और मूव जब करेगा पेशेंट, राइट लेफ्ट मूव करेगा तो दर्द बढ़ेगी। इसका मतलब गर्दन से आ रही है। और अगर नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब वो गर्दन से नहीं आ रही है। फिर वो दूसरी एग्जाम है जो हमने आपको बताई है। तो इसके क्या एक्सरसाइज क्या है, क्या फिजियोथेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, जहाँ पे कॉज ज्वाइंट और मसल निकलता है, जाहिर हम उसको मोबिलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि जी अगर ज्वाइंट की टेंशन बन गई है और ज्वाइंट जो है वो वहां पर वीक हो रहा है और उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि दर्द की वजह से क्या होता है कि हम ना सबसे पहला काम होता है अकड़ जाते हैं, रिफ्लेक्स आता है, ओहो दर्द हो गई है, अब पेशेंट मूव नहीं कर पा, ठीक है, अब उसको स्लाइटली वहां पर मूव करने की जरूरत है। और उसी के साथ जो मसल खिंच गए हैं उनको स्ट्रेच करने की जरूरत है। जैसे ही मसल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स बड़ी आसानी से ब्लड फ्लो को बेहतर करके, हीट बिल्ड करके उनको उस फेज में से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जी जरूर, इसको हम चिन टक कहते हैं। और चिन टक आजकल बड़ी कॉमन भी है, लोग मतलब देखते भी हैं, लेकिन इस कंडीशन में बड़ी इफेक्टिव है। हम क्या करते हैं, हम किसी दीवार के साथ अपना सर लगा लेते हैं, दीवार के साथ खड़े हो गए, सर लगा लिया, और फिर अपनी चिन को अंदर की तरफ मूव करना है। अच्छा, अब देखें आप गलत क्या कर रही हैं, आप गर्दन को नीचे मूव कर रही हैं। अब मुझे देखना आपने, चिन इन, चिन आउट, चिन इन, यस दैट्स गुड, दैट्स बेटर। नाउ यू कैन फील कि आपका जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है वो मूव कर रहा है इसके साथ। सो दैट इज क्लासिकल मूवमेंट ऑफ C1, हमारा सबसे पहला मोरा जो है उसकी एक क्लासिकल मूवमेंट है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। आप अगर चिन टक यूं बना कर रखें तो पीछे स्ट्रेच बिल्ड रहेगा, गर्दन के पीछे स्ट्रेच रहेगा, और वो स्ट्रेच जो है आप 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बना के रख सकते हैं, और 1 मिनट तक आप फिर बना लें और फिर छोड़ दें। उसको 20-20 बार जो है वो रिपीट करना चाहिए।
یہ لیٹ کر بھی کیا جاتا ہے, لیٹ کر بھی بہت افیکٹو ہے. اگر آپ سیدھا لیٹ جاتے ہیں اور اس طرح چن ٹک کر لیتے ہیں اور چن ٹک کے بعد تھوڑا سا گردن بینڈ کر لیتے ہیں تو پیچھے سٹریچ بھی ساتھ آ جاتا ہے, اور دیٹ از ویری ویری افیکٹو. اس سے زیادہ افیکٹیوٹی ہمیں وہاں پر بھی مل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس سروائکوجینک ہیڈک کا ایک کلاسک فیچر یہ ہے کہ یہ جو گردن کے سائیڈ والے پٹھے ہیں یہ بھی کھچ جاتے ہیں ساتھ. اپر ٹریپیزیس, لیویٹر سکیپولائے, ایک دو اور مسلز ہیں, یہ سارے کھچ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی آسان سی سٹریچز ہیں, وہ کر لیں. آپ ایک طرف سے اپنا ہاتھ یوں رکھیں اور دوسری طرف گردن کو پول کر لیں. یس دیٹس گریٹ. مجھے پتا ہے آپ ایکسرسائز کرتی ہیں, آئی نو دس, اینڈ دیٹ از وائی یو آر فٹ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اسٹریچ لائٹ سا آپ نے ایک طرف فیل کرنا ہے اینڈ جسٹ ہولڈ اٹ فار 5 to 10 seconds. اگر آپ 30 seconds تک آپ کا تھریش ہولڈ ہے, آپ برداشت کر سکتی ہیں, وہ تو بہترین چیز ہے. آپ ورک پلیسز پہ بھی پوسچر کی بات کریں تو پوسچر کی وجہ سے جو پینز آتی ہیں, لوگ بیٹھے ہیں دفتروں میں اور جناب لمبے لمبے عرصے کے تک جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ پہ ہے, تو ان کے لیے بھی بہت افیکٹو ہے. دونوں طرف بھی کر لیں. اس کے بعد پھر نیچے رکھ کے سر گردن کو نیچے کر کے نیچے کی طرف بھی پوش کر لیں تو آپ کا سارا اپر ٹریپیزیس جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر گھر میں ہیں آپ تو آپ الٹا لیٹ کر سمپلی اپنے جو دونوں بازو ہیں ان کو روٹیٹ کر لیں لائک دس. ٹھیک ہے, شولڈرز کو روٹیٹ کر لیں اور روٹیٹ کر کے موو اپ اینڈ ڈاؤن, موو اپ اینڈ ڈاؤن. دیٹ انوالوز یور مڈل ٹریپیزیس. جو چیسٹ کے درمیان والے مسلز ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے جو پہلے گردن کی کی ہے وہ اوپر والے مسلز ہیں, لیکن جو نیچے والا درمیان والا مڈل اور لوور ہے اس کے لیے ہمیں یہ انٹرنل روٹیٹ کر کے اپ اینڈ ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن آپ یہ کریں اینڈ یو ول بی لائک کہ دنیا میں واپس آ گئے. ہم جا کے جب آفیسز میں اور اسپیشلی ویلنس سیشنز جب ہم کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹریز کے اندر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی سی بات تھی, لیکن مطلب کسی نے بتایا نہیں. لیکن اب جو سننے والے ہیں ہمارے وہ بھی نہیں کہیں گے کہ کسی نے بتایا. اچھا, اس کے علاوہ گھروں میں اکثر آج کل لوگ ایکسرسائزز کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس بینڈز رکھتے ہیں, ایکسرسائز بینڈز بڑے کامن ہیں, دے آر ویری کامن اینڈ دس از ون آف دیم. تو اس سے بھی آپ موبلائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اینڈ اٹس ویری ایزی. آپ اپنی گردن پہ جہاں پر اوپر مطلب آپ کو پین ہے وہاں پر آپ اس کو پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرام ون سائڈ ایک طرف سے آپ ایک فورس بنا کے رکھتے ہیں نیچے کو. I'll be holding it like this. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں کہ جو دوسری سائڈ ہے now see میں گردن کی روٹیشن یعنی اب میں C2 پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. C2 پہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ روٹیشن میں انوالوڈ ہے اور جیسے سروائکوجینک ہیڈک آتی ہے تو روٹیشن نہیں کر پاتے ہم, موو نہیں کر پاتے. جیسے میں نے کہا کہ جیسے موو کرے گا درد آئے گا. اب آپ اس کو بھی موو کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ویری سمپل. آپ ایک طرف سے نیچے فورس لگا رہے ہوں گے, آئی ایم پولنگ اٹ ڈاؤن, اینڈ فرام دس اینڈ آئی ایم روٹیٹنگ اینڈ پولنگ اٹ آؤٹ لائک دس. Go with the flow and then come back. Then go with the flow, go with the movement and then come back. And honestly مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ مجھے بہت زبردست اسٹریچ مل رہا ہے اور میرا جوائنٹ مجھے بتا رہا ہے کہ yes you are getting relaxed. ٹھیک ہے, دونوں طرف اسٹریچ دینا ہے. I am pulling it down یہاں سے نیچے اس کو بھی آپ کر رہے ہیں and the left side. آپ دوسرے بینڈز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے یہ بینڈ جو ہے وہ دوسرا استعمال کیا, ایک ہوتے ہیں وداؤٹ دیز اینڈز, آپ وہ والے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے تھرو بھی یہ دے آر ویری کامن ایکسرسائزز گھروں میں بڑے آسانی سے صرف موبلائز کریں اور اس کے ساتھ اسٹریچز کریں, اپنے اپر لوور ٹریپیزیس کو چلا کے رکھیں تو بہت بہتر رہتا ہے. بہت یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم موبلائز نہیں کر رہے ہوتے اپنے مسلز کو, اپنے جوائنٹس کو, جس کی وجہ سے پھر یہ جو پین ہے نا یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کس طرح کی ہیڈیکس ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے فزیو تھیراپی کے اندر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمس الحق موجود تھے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمس کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.